सभी को नमस्कार। आलेख का शीर्षक है भाषा के जंगल में बिरल तेवरों की कवि। मैं तुम्हें दिखलाता हूँ भाषा के जंगल में कविता का वह वर्जित प्रदेश। कविता श्री काफिला में कविता के वर्जित प्रदेश में पके हुए बालों के साथ अंधेरे में आगे बढ़ गए साहस की बात करने वाले रूमी को पढ़ते हुए महसूस होता है कि अपने समय की हिंदी कविता में वे बिल्कुल नए तेवरों के साथ बड़े अनूठे ढंग से विरल भाव भूमि पर खड़े रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले और उनके बाद इतने साहस साफ गोई और निर्भीकता से कविता में बात नहीं कही गई है, और कहीं भी गई है तो इस तरह नहीं जैसे खुलेपन से आम आदमी की आवाज बनकर उन्होंने कही है। बिना लाग लपेट यथार्थ का ऐसा नम धड़म चरित्र चित्रण जिस सरल सहज आक्रामक और मुखर ढंग से एक साथ उनकी कविता में आया है, वह उनकी कविता को विशिष्ट बनाता है। उनके कविता संग्रह संसद से सड़क तक की पहली कविता, इसका शीर्षक भी कविता है, में वे कहते हैं उसे मालूम है शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं आदत बन चुकी है, से लेकर धूमिल की अंतिम कविता जिसमें वे कहते हैं शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, से लेकर इसी कविता की अंतिम पंक्तियों तक कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, तक वे सामाजिक राजनैतिक आर्थिक वैचारिक विपन्नता से लेकर गांव शहर समाज अपराध गरीबी बेरोजगारी अशिक्षा शोषण अन्यायपूर्ण अराजक व्यवस्था तक सबको अपनी कविता में स्थान देते हैं। संसद से सड़क तक की इस ढंग से बात करते हैं कि उनकी शैली आक्रामक और स्वर ललकार का जान पड़ता है। उनकी कविता जीवन के संघर्षों से उपजी है और एक कवि का संघर्ष सिर्फ उसके अकेले का नहीं होता, वह उस समाज का भी होता है जिसमें वह रहता और सांस लेता है। वह किसी न किसी रूप में उसके साथ ही नहीं उसके बाद भी बना और बचा रहता है। इसीलिए जब वे लिख रहे थे तभी नहीं बल्कि आज के समय में पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जान पड़ते हैं। वे जनता में व्याप्त गतिहीन दिशाहीन नियतिवादी परायणवादी मनोवृत्ति में बदलाव चाहते हैं, उसे जगाते और जागरूक करते हैं, संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसी हर बात का विरोध करते हैं जो इस राह में बाधक दिखलाई पड़ती है। वे कविता के द्वारा जनतंत्र की जागरूकता की ही आकांक्षी नहीं है, वे उसके द्वारा जनता से लेकर व्यवस्था तक को बदलने का स्वप्न ही नहीं देखते बल्कि उसके लिए प्रयास करते हुए वे दिखलाई पड़ते हैं। कविता के द्वारा हस्तक्षेप शीर्षक कविता में वे आम आदमी की बात करते हुए कहते हैं, जब मैं उसे भूख और नफरत और प्यार और जिंदगी का मतलब समझाता हूँ, जब मैं ठहरे हुए को हरकत में लाता हूँ, एक उदासी टूटती है, ठंडापन खत्म होता है और वह जिंदगी के ताप से भर जाता है। धूमिल की कविताएं पहली नजर में देखने पर निपट राजनीतिक कविताएं जान पड़ती हैं। कुछ एक को छोड़कर राजनीति उनकी लगभग सभी कविताओं के केंद्र में है भी, लेकिन वे सिर्फ राजनीतिक फल नहीं है। उनकी नजर जहाँ तक गई है वहां तक उन्होंने समाज के हर तबके को हाशिए पर खड़े व्यक्ति को कविता में समेटा और उसकी बात की है। धूमिल कविता के माध्यम से अनाचार और दोषपूर्ण व्यवस्था के प्रति आम आदमी के मन में चेतना पैदा करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। वे कहते हैं व्यवस्था राजनीति से नहीं जनसंघर्ष से बदलती है। जब जनता को अपनी स्थिति परिस्थिति का बोध होता है, जब उसकी सोई हुई चेतना जागती है, उनकी कविता की नोक बार बार इसलिए भी उनकी ओर मुड़ जाती है और वे जनता को जगाते हुए आम जनमानस की चेतना को झकझोरते हुए पटकथा में कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊँट को आकार दो। अकाल दर्शन में सोए हुए आम आदमी और अन्याय व्यवस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति पर चोट करने के साथ साथ ही इस कविता में भी प्रश्न करते और फिर उत्तर देते हुए दिखलाई पड़ते हैं। वहीं 20 साल बाद कविता में शब्द चुक जाने के बाद उन्हें रोष और मोह भंग में स्वयं से भी सवाल करते हुए दिखलाई पड़ते हैं कि क्या आजादी तीन थके हुए रंगों का नाम है या जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। उनकी कविता में बार बार बसंत का जिक्र आता है, लेकिन यह सिर्फ वह बसंत नहीं है जो सुंदर है, यह वह भी है जो असुंदर है, कुरूप है, उदासी से भरा है, जिसमें उनके आसपास एक अजब से स्वाद का रूखापन दिख रहा है, जिसमें जिम्मेदारियां आदमी को खोखला कर रही हैं। मगर एक जगह जब मोतीराम कविता में भी बसंत की बात करते हैं तब उनकी पंक्तियां उस भिन्न अर्थ को और व्यापक रूप से प्रकट करने के साथ साथ हस्तक्षेप भी करती हैं। एक सौंदर्य बोध भी उनमें दिखलाई पड़ता है जब वे कहते हैं, अब आप इस बसंत को ही लो
यह दिन को ताक की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। उनकी कविताओं को पढ़ते हुए महसूस होता है कि वे गहरी नहीं है। उन्हें ऊपरी तौर पर देखने पर वे भिन्न अर्थ में और गहरी दृष्टि से देखने पर दूसरे व्यापक अर्थ में खुलती हैं। उनकी कविता में बिंब और प्रतीक बड़े अनूठे, उत्तेजक और आक्रामक शब्दावली से भरे जान पड़ते हैं, जो कहीं क्रोध तो कहीं जुगुप्सा का भाव भी पाठक के मन में जगाते हैं। वहीं कई जगहों पर जब वे खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करने की बात करते हैं, या मोतीराम नए दिन को ताक की तरह तानने की बात करते हैं, या ट्यूशन पर जाने से पहले कविता में वे लड़की की आंखों में बसंत दूध के दाने फेंक गया है जैसे बिंब प्रस्तुत करते हैं, या जनतंत्र एक हत्या संदर्भ में जब यह कहते हैं कि वह जंगली चिड़िया जो हत्यारे चाकू पर अपना गीत फहराती है, ये उसी कविता में आगे वे जब ये जोड़ते हैं, मैं शहर की डोरी पार करता हूँ, गुलमोहर गहगहा उठते हैं, अमरदास की एक पीली पंखुड़ी आदर से गिरती है उसके यात्रा पर। तब उनकी कविताओं में चटक सौंदर्य और भी दिखलाई पड़ता है, लेकिन यह कविता में सचेत रूप से जानबूझकर लाया हुआ नहीं बल्कि कुदरती तौर पर आया हुआ मालूम पड़ता है। उनकी कविता का केंद्रीय स्वर विरोध और आक्रोश का होने पर भी कहीं कहीं में कोमलता और आत्मीयता भी दिखलाई पड़ती है, जो कविता का अनिवार्य तत्व भी है। कुछ ऐसा ही भाव हमें उनकी घर वापसी कविता में दिखाई देता है, जब परिजनों के माध्यम से भी आपसी संबंधों पर रोशनी डालते हैं, जिसमें अनकही की पीड़ा भी है, साथ ही एक कोमल निष्ठा भी। धूमिल ने गांव पर भी कविताएं लिखी हैं और गांव का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। वे गांव के कवि हैं। अपने गांव खेवली पर इसी शीर्षक से लिखी उनकी कविता को पढ़ते हुए महसूस होता है कि धूमिल के समय में जैसे गांव रहे होंगे वैसे गांव भले ही न रह गए हों, लेकिन एक किस्म की जड़ता जो तब के गांव में रही होगी वह आज भी मौजूद है। क्योंकि मैं स्वयं गांव से आती हूँ, मैंने गांव को बहुत निकट से देखा, जाना, समझा और यह महसूस किया है कि वे बेहतर होने के अर्थ में आज भी उतने नहीं बदले हैं जितने बदतर होने के अर्थ में, इसलिए कि उन्होंने अपनी सरलता खोई है और बुराइयों को पहले से भी सघन रूप में आत्मसात किया है। इसलिए धूमिल की ये पंक्तियां और अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं कि वहां न जंगल है न जनतंत्र, भाषा और गूंगेपन के बीच कोई दूरी नहीं है, वहां सब कुछ सदाचार की तरह सपाट और ईमानदारी की तरह असफल है। धूमिल की लड़ाई अनाचार, विसंगतियों, अन्यायी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ रही है। वे जहाँ भी अन्याय होते देखते हैं उठ खड़े होते हैं। उन्हें पढ़ते हुए बार बार महसूस होता है कि आम बोलचाल के साथ जनमानस की भाषा जब कविता की भाषा बनकर धूमिल के काव्य में आती है तो एक नए तेवर के साथ उठ खड़ी होती है, जिसमें भय नहीं निर्भीकता है। उनकी भाषा आक्रामक और उत्तेजक है, क्रांतिकारियों की सी भाषा जिसे नारों की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कविता में भाषा और तेवर ये बतलाते हैं कि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, उसकी जगह कविता भी ले सकती है। कलम की ताकत अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है, ये हम सभी जानते हैं। कविता खुद कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। धूमिल के काव्य को इस संदर्भ में एक उदाहरण के तौर पर भी देखा जा सकता है। उनकी कविता जीवन के बुनियादी मूल्यों की बात करती है। वे कविता के नए भावों के साथ एक नई जमीन पर खड़े दिखलाई पड़ते हैं। उनके पास संसार को, समाज को, यहाँ तक कि कविता को देखने की भी एक भिन्न दृष्टि है। उनकी कविताएं आवरण रहित हैं, लेकिन कविता में इस तरह चीजों को बिना किसी दुराव छिपाव के प्रस्तुत करने का कारण उनको उस रूप में दिखलाना है जैसी भी यथार्थ में रही हैं, ताकि उनका अर्थ कविता में और व्यापक ढंग से उजागर हो सके। वे विचार के कवि हैं। उनकी कविताएं व्यंग करती हैं बिगड़ी हुई व्यवस्था और विसंगतियों पर। वे अराजक व्यवस्था के प्रति मोहभंग की भी कविताएं हैं। उनमें तीखे और धारदार प्रश्न हैं, हाशिए पर खड़े आम आदमी की बात और सपाट बयानी की। उनकी कविताएं अंधकार में मसाल लिए खड़ी हैं, लेकिन वे बहुत आगे तक का रास्ता नहीं बतलाती, मगर आदमी को इस लायक जरूर बनाती हैं कि वह आगे का रास्ता तलाश करने योग्य बन सके। धूमिल अपनी कविताओं में समाज के उस तबके की बात करते हैं जिस पर आमतौर पर सबकी दृष्टि नहीं जाती, लेकिन उनकी कविता में स्त्रियां उस तरह नहीं आती जैसे किसी कवि की कविता में आनी चाहिए। उन्हें पढ़ते हुए साफ तौर पर महसूस होता है कि स्त्रियां और उनकी समस्याएं पहले तो उनकी कविता में है ही नहीं, और विशेष स्थितियों परिस्थितियों में उनका जिक्र है भी तो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। स्त्रियों को लेकर उनका नजरिया संकुचित और एक दायरे में बंधा हुआ दिखाई पड़ता है। उन्होंने स्त्री का जिक्र बार बार अपनी कविता में यौनिक बिंबों और प्रतीकों के रूप में बड़े आक्रामक ढंग से किया है, मानो समाज में स्त्री की इतनी सीधी भूमिका है।
इसके द्वारा भी कहीं ना कहीं समाज में इस तरह मौजूद उनकी स्थिति परिस्थिति को भी दिखलाते ही हैं, मगर वे स्वयं भी उन्हें इससे आगे नहीं देख पाते। उनकी कई कविताओं में बार बार स्त्री की जान का जिक्र आता है, गर्भवती स्त्री का जिक्र आता है, और बार बार स्त्री को मादा भी कहा गया है, जबकि स्त्री होना सिर्फ मादा होना नहीं है, वे इसके अलावा मनुष्य भी है। उनकी कुछ कविताओं और उनमें किन्हीं चिन्हित जगहों को छोड़ दिया जाए तो स्त्रियों की मनुष्य के रूप में उपस्थिति बेहद कम है। उन्हें पढ़ते हुए बात खटकती तो है, लेकिन वह ईमानदारी और साफगोई उनके यहाँ भी दिखलाई पड़ती है, जो उनकी कविता का मूल तत्व है। उनकी कविता में कहीं भी कोई दुराव छिपाव नहीं है, इसलिए स्त्रियों को लेकर उनकी जो सोच कविता में दिखलाई पड़ती है, उस पर आपत्ति दर्ज करते हुए इस बात की ओर तसल्ली से देखा जा सकता है। धन्यवाद।